Hi learners, this is Neha Iqbal, your social science educator. Learners, मुझे आप लोगों के कमेंट्स देखकर उनको पढ़कर बहुत अच्छा लगता है एंड थैंक यू फॉर लाइकिंग माय चैनल, फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल एंड चिल्ड्रन, आप लोगों का ये प्यार मेरे साथ ऐसे ही बना रहे एंड आई विल कीप अपलोडिंग सच वीडियोस so that you can enhance your knowledge and get the confidence to fight for your board exams. And hopefully you must have seen my previous video and you all must have enjoyed it. So children, let's begin with the further topic. Children, in our previous video, we studied about the unification of Germany, the unification of Italy and the strange case of Britain. हमने ये देखा कि जर्मनी जो अलग अलग पैच वर्क में था, इटली जो अलग अलग किंगडम से बटा हुआ था, वो एक कैसे हुए, उनको यूनिफाई करने के लिए क्या किया गया, उनको यूनिफाई करने के लिए कौन आगे आया, और फिर हमने पढ़ा द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन. वो स्ट्रेंज इसलिए था क्योंकि वहां किंग ना होकर इंग्लिश पार्लियामेंट था, वहां पर एथनिक ग्रुप्स थे, डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स थे, डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते थे, डिफरेंट कल्चर था, तो उसको एक ब्रिटेन फॉर्म करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी. तो उसके लिए द एक्ट ऑफ यूनियन बनाया गया एंड थ्रू दैट एक्ट ऑफ यूनियन 1707 ब्रिटेन को फॉर्म किया गया. एंड चिल्ड्रन, हमने देखा कि थ्रू एक्ट ऑफ यूनियन 1707 कैसे ब्रिटेन एक यूनाइटेड किंगडम ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन बना एंड उसके बाद ब्रिटेन ने किस तरीके से सारी चीजों को चेंज कर दिया. अपना उनका एक यूनियन जैक हो गया और उनका अपना एक नेशनल एंथम उन्होंने बना दिया, गॉड सेव आवर नोबल किंग, उनकी इंग्लिश लैंग्वेज चलने लगी. नाउ चिल्ड्रन, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज विजुअलाइजिंग द नेशन. बाय द नेम इट इज क्लियर कि हम विजुअलाइज कर रहे हैं, हम इमेजिन कर रहे हैं, राइट? एक इमेजिनेशन को हम विजुअलाइजेशन कहते हैं. तो तब हमारे जितने आर्टिस्ट थे 18th सेंचुरी के, 19th सेंचुरी के, उन लोगों ने नेशन को एक अलग तरीके से इमेजिन करना शुरू कर दिया था. जैसे हमने रोमांटिसिज्म पढ़ा था ना, रोमांटिसिज्म मींस एक कल्चरल मूवमेंट चला रहे थे, उस मूवमेंट के थ्रू वो नेशनलिज्म की फीलिंग ला रहे थे. यहाँ भी कुछ ऐसा ही डिफरेंट तरीका था. यहाँ आर्टिस्ट ने नेशन को विजुअलाइज करना शुरू कर दिया था, इमेजिन करना शुरू कर दिया था. अब किस तरीके से इमेजिन किया था उन्होंने, क्या इमेजिन किया था उन्होंने? तो चिल्ड्रन, अभी उन्होंने नेशन को पर्सोनिफाई कर दिया था. नेशन को पर्सोनिफाई करना मींस, पर्सोनिफाई मींस कोई एक ऐसा फिगर दे देना जिसके थ्रू एक आप एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, आपने सुना होगा, ऐसे कहते हैं, कई लोगों को सुना होगा कि ये जो पेड़ है ना, ये एक मेरे पिता के समान है, इसने मुझे हमेशा ही छाया दी है, सपोर्ट किया है. तो क्या है यहाँ पर, एक पेड़ को किस में पर्सोनिफाई कर दिया? एक पिता के रूप में. इन द सेम वे जितने भी आर्टिस्ट थे उन्होंने क्या किया, नेशन को पर्सोनिफाई करना शुरू कर दिया. देयर इज अनदर एग्जांपल, हम अपने इंडिया का ले लें. हम इंडिया को कहते हैं भारत माता. तो ये क्या है? ये पर्सोनिफिकेशन है. भारत माता एक हम पर्सोनिफाई कर रहे हैं. इन द सेम वे आपके जो आर्टिस्ट थे 18th एंड 19th सेंचुरी के, उन्होंने एक नया तरीका निकाला, उन्होंने नेशन को पर्सोनिफाई करना स्टार्ट कर दिया एंड नेशन को एक पर्सन का रूप दे दिया. नाउ चिल्ड्रन, लेट्स टॉक अबाउट एलेगरी. व्हाट इज एलेगरी? एलेगरी मींस द सेम. एक किसी भी चीज को पर्सोनिफाई कर देना, इट इज एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया टू विच वी गिव फेस. चलो फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं. जैसे ही आप हार्ट शेप देखते हो, दिमाग में क्या आ जाता है? लव वाली फीलिंग आ जाती है. जैसे ही आप ब्लैक रोज देखते हो, एक हेट्रेड वाली, एनिमी वाली फीलिंग्स आती है. जैसे ही आप व्हाइट कलर पिजन देखते हो उड़ते हुए, तो वो क्या इंडिकेट करते हैं, कौन सी फीलिंग्स देते हैं? एक पीस वाली फीलिंग्स देते हैं, राइट? सो चिल्ड्रन, इन सिंपल वर्ड, what does allegory mean?
एलिगरी मीन्स कि जब भी कोई भी एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, चाहे वो फीलिंग आपकी लव की हो, हेट्रेड की हो, एनवी की हो, फ्रीडम की हो, लिबर्टी की हो, पीस की हो, जब ऐसे किसी फीलिंग्स को हम एक फेस दे दें, एक पर्सन का रूप दे दें, उसको कहते हैं एलिगरी। सो चिल्ड्रन, यही हुआ था। आर्टिस्ट यहाँ क्या कर रहे थे? नेशन को एक पर्सन का रूप देने की कोशिश कर रहे थे। दे वर ट्राइंग टू पर्सोनिफाई द नेशन। लेट्स गो बैक टू द फ्रेंच रेवोल्यूशन चैप्टर। हमने उसमें पढ़ा था कि फीमेल एलिगरीज वर यूज्ड टू पोर्ट्रे द आइडियाज ऑफ लिबर्टी, रिपब्लिक एंड जस्टिस। एंड चिल्ड्रन, हमने ये भी पढ़ा था कि कुछ एट्रीब्यूट्स थे ऑफ लिबर्टी, कुछ सिंबल्स थे लिबर्टी के। व्हाट वर दे? दे वर रेड कैप। रेड कैप, अगर याद हो, हमने जैकोबिन क्लब में पढ़ा था। दे यूज्ड टू वियर रेड कैप व्हिच सिंबलाइजेस लिबर्टी। कोकेट, हम यहाँ पर भी कोकेट के बारे में पढ़ेंगे। देन वी रेड ब्रोकन चेन। ब्रोकन चेन क्या था? ब्रोकन चेन ये सिंबलाइज करता था दैट यू आर बीइंग फ्रीड, आप फ्री होने वाले हो या फ्री हो रहे हो। आपकी जो एक बंधी हुई चेन है जिसने आपको बांध रखा है, वो अब टूटने वाली है, आप फ्री हो रहे हो। तो सर ये क्या था? ये लिबर्टी का ये क्या था? ये एक लिबर्टी का सिंबल था। नाउ चिल्ड्रन, यहाँ पर भी 18th and 19th सेंचुरी के आर्टिस्ट ने allegories के बारे में बात की। They have talked about two allegories in your chapter. The one is Marine, the another is Germania. So children, ये allegories क्या represent कर रही थी, क्या portray कर रही थी? Let's talk about them. मरेन को allegory बोला गया था, इन्हें फ्रांस में यूज किया गया था। अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रही थी? फर्स्ट, दिस allegory represented the idea of people's nation. एक नेशन की बात हो रही थी जहां सारे लोग मिलके रह रहे थे। सेकेंड, female allegory was used to portray the ideas such as liberty, justice and the republic. अभी हम थोड़ी 1 मिनट पहले ही फ्रेंच रेवोल्यूशन में वापस गए थे और हमने वहां फीमेल एलिगरी के बारे में पढ़ा जो क्या पोर्ट्रे कर रही थी? द आइडियाज ऑफ लिबर्टी, जस्टिस एंड द रिपब्लिक। नाउ थर्ड पॉइंट, द मैरिन एलिगरी रिप्रेजेंट्स द आइडिया ऑफ लिबर्टी। अब आप मरीन का पिक्चर देखें, एनसीईआरटी बुक में है आपके, उस पिक्चर को बड़े गौर से देखिए। उन्होंने रेड कैप पहन रखा है। वो रेड कैप किसका सिंबल है? लिबर्टी का सिंबल है। कोकेट पहन रखा है। कोकेट एक ब्रूश होता है जिसको आप अपने कपड़ों पे लगा लेते हो। फीमेल जो होती थी वो बालों पे लगा लेती थी, बन में लगा लेते थे। नाउ थर्ड इज ब्रोकन चेन। ब्रोकन चेन इज द सिंबल ऑफ बीइंग फ्रीड। नाउ चिल्ड्रन, अभी ये इतनी फेमस हुई क्योंकि यहाँ देखो सारी अच्छी बातें थी, सारे नेशन के फेवर में ही थी। एक आपके नेशन को रिप्रेजेंट कर रही थी मरीन, आपके लिबर्टी, जस्टिस, रिपब्लिक को रिप्रेजेंट कर रही थी मरीन एलिगरी, आपके रेड कैप, कोकेट, ब्रोकन चेन, कितनी अच्छी सारे आइडियाज ये पोर्ट्रे कर रही थी। तो सब लोगों को ये एलिगरी बड़ी पसंद आई। इतनी पसंद आई कि फ्रांस में हर पब्लिक स्क्वायर पे, पब्लिक स्क्वायर मींस चौराहा, हर चौराहे पे एक इनका स्टैच्यू लगा दिया गया था क्योंकि लोगों को ये हमेशा याद रहे कि ये एक सिंबल है यूनिटी की, हम सबको मिलके रहना है। एंड चिल्ड्रन, मोर ओवर इनके जितने भी पिक्चर्स थे वो आपके कॉइन्स पर, स्टैम्प्स पर दिए जाने लगे। Now the picture of Marine was marked on coins and stamps. So children, I hope आपको Marine allegory के बारे में समझ में आ गया होगा। Now let's talk about Germania. Germania allegory ये क्या है? अभी ये जर्मनी की थी, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही थी? The same thing represented the idea of people's nation, कि हम सब नेशन में रहने वाले लोग हैं, हम एक हैं,
सेकेंड, इनको सबसे पहली बार याद करो फ्रैंकफर्ट, हमने पार्लियामेंट के बारे में पढ़ा। अगर आप वो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का पिक्चर अपनी एनसीईआरटी बुक में देखेंगे तो यू विल फाइंड जर्मेनिया की वहां पिक्चर लगी हुई है। आप देखो वहां पर जर्मेनिया ने एक क्राउन पहन रखा है, मुकुट पहन रखा है, दैट इज मेड अप ऑफ ओक लीव्स। एंड चिल्ड्रन, ये जो ओक लीव्स का क्राउन है ये किस लिए है? इट स्टैंड्स फॉर हीरोइज्म, एक हीरोइज्म को रिप्रेजेंट करता है। चिल्ड्रन, ये जो आपके एलेगरीज का आइडिया था जो फ्रेंच आर्टिस्ट ने यूज किया था, ये बहुत फेमस हुआ। इवन बहुत सारे एलेगरीज भी बनाए गए, जैसे द फॉलन जर्मेनिया। यही जर्मेनिया, आप पिक्चर देखिए अपनी एनसीईआरटी बुक में है, ये गिरी हुई दिखेंगी आपको, जमीन पे पड़ी हुई है। तो ये क्या डिपिक्ट कर रही है, ये क्या इंडिकेट कर रही है? यहाँ शी इज इंडिकेटिंग दैट जर्मनी यूनाइट नहीं हो पाया था, इट कुड नॉट यूनाइट, एक नहीं हो पाया था। तो चलो देखो ना, कितना अच्छा आइडिया निकाला था हमारे जो आर्टिस्ट थे उन्होंने, कि हर चीज को कितना ब्यूटीफुल तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे थे। कितना अच्छा लगता है वो पिक्चर देख के, जो रेड कैप है, कोकेड है, ब्रोकन चेन है, और भी बहुत सारे सिंबल्स के बारे में बात की गई थी। रेज ऑफ द राइजिंग सन, आप देखिए एक और एग्जांपल है रेज ऑफ द राइजिंग सन, कि सन जो है उनकी रेज, सन की जो रेज है वो ऊपर की तरफ आ रही है और सन भी ऊपर की तरफ आ रहा है। व्हाट डज इट शो? ये बताता है बिगिनिंग ऑफ द न्यू एरा। चिल्ड्रन, ऐसे ही और भी एग्जांपल्स हैं आपकी बुक में। द नेक्स्ट एग्जांपल इज द ब्रेस्ट प्लेट विद ईगल, जो ये बताती है, ये सिग्निफाई करती है द सिंबल ऑफ द जर्मन एम्पायर, दैट इज स्ट्रेंथ। Next is crown of oak leaves. We have already discussed, that is the symbol of heroism. The next sword. Sword, it tells us about readiness to fight, कि हम लड़ने के लिए तैयार हैं। Sword means तलवार। Olive branch around the sword. Olive branch जो sword के आसपास है, it means willingness to make peace. Black, red एंड गोल्ड ट्राई कलर, ये एक फ्लैग है लिबरल नेशनलिस्ट इन 1848, जो कि बैन कर दिया गया था बाय द ड्यूक्स ऑफ द जर्मन। दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ द एलेगरीज। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। सो चिल्ड्रन, पहले हम इससे पहले इस टॉपिक को जाने कि इसके अंदर क्या है, let's study about the meaning of nationalism and imperialism. Children, about nationalism I have already discussed in my first part of this chapter. Let's discuss it again. Nationalism means patriotic feeling towards the nation, or we can say devotion towards the nation, एक देशभक्ति वाली feelings. On the other hand, children, imperialism मतलब होता है जब कोई भी एक country, when one country is dominating the other country both economically and politically. For example, जैसे इंडिया भी पहले जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडिया को डोमिनेट करते थे इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली। इट इज नोन एज इंपीरियलिज्म। जब कोई भी एक कंट्री दूसरे कंट्री को डोमिनेट करती है इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली, such situation is known as imperialism. Children, now next is last 19th century की अगर हम बात करें, last 19th century पे आ जाओ, end of the 19th century, nationalism अब बचा नहीं था। एक्चुअली हम जितनी नेशनलिज्म की लड़ाई लड़ रहे थे वो लड़ते 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 नेशनलिज्म ने ना बहुत ही एक अलग अपना नेगेटिव रूप ले लिया था। हर कोई नेशनलिज्म को अपने तरीके से ले रहा था। लिबरल्स अपने तरीके से ले रहे थे, रेवोल्यूशनरीज अपने तरीके से ले रहे थे, कंजर्वेटिव्स ये तो अलग थे ही, ये तो हमेशा वॉर करने के लिए रेडी रहते थे क्योंकि दे डिड नॉट एक्सेप्ट द चेंजेस इजीली, ये चेंजेस को अच्छे से इजीली एक्सेप्ट नहीं करते थे।
तो चिल्ड्रन नेशनलिज्म की जो फीलिंग्स थी ना वो चेंज होती जा रही थी, लोगों के अंदर अब जो नेशनलिज्म का रूप था ना वो बदलता जा रहा था, इन द सेंस वो एक नेगेटिव फॉर्म में जा रहा था। अब जितने भी नेशनल ग्रुप्स थे ना वो इनटॉलरेंट हो गए थे, एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, वॉर वाली सिचुएशन आ गई थी, अब लोग लड़ने लगे थे, एक नेशनलिज्म का नेगेटिव साइड देखने को मिल रहा था। हमने अभी तक पढ़ा है नेशनलिज्म की फीलिंग्स, देशभक्ति वाली फीलिंग्स, तो ये देशभक्ति वाली फीलिंग्स जो थी ना अब वो नेगेटिव फीलिंग्स में बदल रही थी। तो चिल्ड्रन सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ केस बताया गया है, एक सीरियस सोर्स बताया गया है जो एक टेंशन क्रिएट कर गया था, नेशनलिस्ट टेंशन का एक सीन था, दैट इज ऑफ बाल्कन्स रीजन। एक रीजन था आफ्टर 1871 इन यूरोप, सिनारियो कुछ अलग था, जो बाल्कन्स रीजन था वहां पर अब सीरियस टेंशन क्रिएट होने लगी थी। अभी वहां क्या था, बाल्कन समझे पहले हम, बाल्कन क्या है पहले तो हम यही समझ ले, व्हाट इज बाल्कन्स। बाल्कन्स एक्चुअली ये एक ऐसा रीजन है जहां पर डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स हैं, ज्योग्राफिकल वेरिएशंस हैं। अब चिल्ड्रन देखो, वेरिएशंस जहां आ जाए वर्ड या डिफरेंट एथनिक ग्रुप आ जाए, इसका मतलब सब एक दूसरे से डिफरेंट है। अब जब सब एक दूसरे से डिफरेंट है तो कैसे नेशनलिज्म की फीलिंग्स आएंगी। फॉर एग्जाम्पल वहां क्या था आपका, अल्बेनिया, ग्रीस, सर्बिया, रोमानिया। चिल्ड्रन इसको हम फिर से एक निमोनिक से याद करेंगे, दैट इज रैग्स, RAGS। जैसे हम रागनी फ्रेंड होती है ना, उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में रैग्स बुलाते हैं, रैग्स। ऐसे ही रैग से आपको याद रखना है, बल्कन रीजन के कुछ नाम है, कुछ एथनिक वेरिएशंस हैं, वो है आपके रोमानिया, अल्बेनिया, ग्रीस एंड सर्बिया। बस इतने भी याद रख लेंगे, बुक पे बहुत सारे दिए हुए हैं, but you have to remember only a few of them. So children, learn only the mnemonic, that is RAGS for Romania, Albania, Greece, Serbia, etc. तो चिल्ड्रन ये क्या है, ये कुछ एग्जांपल्स है एथनिक वेरिएशंस के, जो कि मॉडर्न डे में अभी रैग्स बोले जाते हैं। नाउ चिल्ड्रन ये रैग्स क्या थे, जैसे में हमारे इंडिया में वी हैव गॉट डिफरेंट स्टेट्स, सबका अपना एक ज्योग्राफिकल वेरिएशंस है, सबके अपने एथनिक ग्रुप्स हैं सारे स्टेट्स के, तो इनको हम क्या कहते हैं, जैसे महाराष्ट्र है, गुजरात है, राजस्थान है, MP है, UP है, जम्मू एंड कश्मीर है, तो ये क्या है, डिफरेंट स्टेट्स है, डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स है, डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरियाज है, वेरिएशंस है। ऐसे ही यहाँ इन रैग्स को या डिफरेंट एथनिक वेरिएशंस को हम स्लेव्स बोलते हैं। चिल्ड्रन, हियर गोज योर 1 mark क्वेश्चन, व्हाट इज स्लेव्स? Slaves stand for an independent geographical and ethnic variations. जैसे states हैं ऐसे ही slaves थी वहां बाल्कन रीजन की। हम इंडिया की स्टेट्स में हम इंडिया की स्टेट्स देखते हैं, हम इंडिया के स्टेट्स के बारे में पढ़ते हैं, ऐसे ही यहाँ बाल्कन रीजन की स्लेव्स थी, स्लेव्स के बारे में पढ़ते थे ना। चिल्ड्रन, क्या था बाल्कन में, ऐसा क्या चल रहा था जो नेगेटिव साइड देखने को मिली थी? सबसे इंपॉर्टेंट और ट्विस्टिंग पॉइंट ये था चिल्ड्रन कि जो बाल्कन्स रीजन थे ना, दे वर बीइंग डोमिनेटेड बाय द ऑटोमन एम्पायर, एंड वी ऑल नो, वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट ऑटोमन एम्पायर, दैट ऑटोमन एम्पायर में मुस्लिम कल्चर था, इस्लामिक कल्चर था, वहां पर आपका इस्लाम को फॉलो किया जाता था। बस यहीं से ही लड़ाई शुरू हो गई थी बाल्कन्स रीजन में। कैसे थी, क्या थी, लेट्स डिस्कस अबाउट इट। सो चिल्ड्रन, एज वी हैव सीन दैट बाल्कन रीजन्स में आपके स्लेव्स थे, अलग अलग रीजन्स थे, और ये स्लेव्स के कुछ नेम्स आपको याद करना है, वैसे जरूरत नहीं है, अगेन आई विल टेल यू, यू कैन रिमेंबर इट बाय द निमोनिक रैग्स। सो चिल्ड्रन, स्लेव्स अपने एक अलग, अपने आप में सबकी अपनी आइडेंटिटी थी, इनका अपना एक इंडिपेंडेंट ज्योग्राफिकल एरिया था, डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स थे, सबका एक अपना अलग कल्चर था,
और ये सबको डोमिनेट करने वाले थे ऑटोमन एम्पायर। एज आई हैव टोल्ड यू, ऑटोमन एम्पायर आपका मुस्लिम कल्चर पे था, इस्लामिक कल्चर पे था। जिस तरीके से हमने देखा कि जो आइडिया ऑफ रोमांटिक नेशनलिज्म वाज स्प्रेडिंग, जिस तरीके से रोमांटिसिज्म के थ्रू नेशनलिज्म की फीलिंग्स को स्प्रेड किया जा रहा था, वैसे वैसे लोगों के अंदर और ज्यादा फीलिंग्स आने लगी थी कि अब हमको भी फ्रीडम चाहिए, हमको भी इंडिपेंडेंस चाहिए, हमको भी पॉलिटिकल राइट्स चाहिए। सो बाल्कन रीजन में भी यही हुआ। पीपल स्टार्टेड डिमांडिंग इंडिपेंडेंस एंड पॉलिटिकल राइट्स फ्रॉम ऑटोमन एम्पायर। इन्होंने कहा कि हम क्यों पीछे हटे, बाल्कन रीजन के लोगों ने कहा कि हम क्यों पीछे हटे, हमको भी राइट चाहिए, हमको भी इंडिपेंडेंस चाहिए। और ऑटोमन एम्पायर क्या कर रहा था, ऑटोमन एम्पायर सबको साथ रखने की कोशिश कर रहा था। सब ये सोच रहा था कि हम अगर सब साथ रहेंगे तो ऑटोमन एम्पायर जो है और भी ज्यादा स्ट्रेंथन हो जाएगा। लेकिन बट द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म वाज स्प्रेडिंग लाइक अ फायर। कोई रुकने वाला नहीं था, कोई अब सुनने वाला नहीं था। Ultimately, everybody wanted independence, political rights। ये सारे slaves जो थे बाल्कन रीजन में, उन सबको इंडिपेंडेंस और पॉलिटिकल राइट्स चाहिए थे फ्रॉम ऑटोमन एम्पायर। But what happened, children? As the different Slavic nationalists struggle to define, it means जितने भी ये slaves थे, इन्होंने जैसे ही अपनी खुद की आइडेंटिटी बनाने के लिए स्ट्रगल करना शुरू किया, इन्होंने कहा कि नहीं, अब हमको अपनी अलग से आइडेंटिटी चाहिए, हम अपनी अलग एक आइडेंटिटी बनाएंगे, हमको इंडिपेंडेंस चाहिए। अब बाल्कन के जो लोग थे, बाल्कन रीजन के जो लोग थे, स्लेव्स जो थे, वो आपस में ही लड़ने लगे। अब वो कहते थे नहीं हमारी आइडेंटिटी अलग, वो कहते थे हमारी आइडेंटिटी अलग, वो कहते थे हमारा एरिया अलग। एक दूसरे के ऊपर झपटा झपटी हो रही थी, एक दूसरे से जलने लगे थे। अब ये इंटेंस राइवलरी वाली केस आ गया था आपकी। राइवलरी मींस कॉन्फ्लिक्ट। रीजन क्या था कॉन्फ्लिक्ट का? सिंपल रीजन ये था कि सारे स्लेव्स ने अपने अपने क्या मांगने शुरू कर दिया, राइट्स मांगने शुरू कर दिए, इंडिपेंडेंस मांगने शुरू कर दी। और ये किस ओर ले गई, एक नफरत की तरफ ले गई, एक जेलसी की तरफ ले गई, और लोग एक दूसरे से जलने लगे। तो ये एक देखा जाए तो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट था। ये जो बाल्कन रीजन के स्लेव्स जो थे आपस में लड़ रहे थे, ऑटोमन एम्पायर से लड़ रहे थे। और यहां सिर्फ लड़ाई किस चीज की थी कि सबको अपने अपने रिसोर्सेज और टेरिटरीज चाहिए थे। एक दूसरे के ऊपर झपटा झपटी हो रही थी कि ये टेरिटरी हमारी, ये रिसोर्सेज हमारे। तो ये था कि इंटरनल राइवलरी होने लगी, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होने लगे। और ये सारी जेलसी, ये सारे कॉन्फ्लिक्ट किस ओर ले गए, आपके इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट की तरफ ले गए। इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट, अगेन आई विल रिपीट इट, कुछ ज्यादा ही डीप लड़ाई में चले गए लोग, ये इंटरनल लड़ाई होने लगी। नाउ चिल्ड्रन, नाउ ऑन द अदर हैंड, ये तो इंटरनली लड़ ही रहे थे, अब बाहर से भी लड़ने के लिए आ गए, कब्जा करने के लिए आ गए। किस चीज पे? टेरिटरीज पे, रिसोर्सेस पे। वो कौन थे? लेट्स टॉक अबाउट देम। सो चिल्ड्रन, एज वी हैव स्टडीड कि जो रैग्स थे आपके बाल्कन रीजन के पार्ट थे, रोमानिया, अल्बेनिया, ग्रीस, सर्बिया, मैकेडोनिया, बहुत सारे आपके जो बाल्कन रीजन्स के स्लेव्स थे, ये आपस में ही लड़ रहे थे। एक तो इनको ऑटोमन एम्पायर से भी फ्रीडम चाहिए था, इंडिपेंडेंस चाहिए था, और ये आपस में भी लड़ने लगे अपनी एक अलग आइडेंटिटी बनाने के लिए, अपना एक अलग वजूद बनाने के लिए, अपनी एक अलग टेरिटरीज बनाने के लिए, रिसोर्सेज एक दूसरे के कैप्चर करने के लिए। तो चिल्ड्रन, ये जो सिनेरियो चल रहा था, इसको बोला गया इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स। मतलब आपस में ही अंदर लड़ाई हो रही थी।
अब उसी टाइम पर एट द सेम टाइम जो बहुत बड़े बिग यूरोपियन पावर्स थे, जैसे कि रशिया, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, इंग्लैंड, and we have to learn these four names with the help of the another mnemonic, that is raise. Right? Now raise means बहुत गुस्सा आना. तो सोचो ना, अब ये बड़े बिग यूरोपियन पावर्स जो थे वो बहुत गुस्से में आए और वो चाहते थे कि हम बाल्कन रीजन को कैप्चर कर लें. Why? Now children, you must be wondering, क्यों ऐसा क्यों था? What was the reason? कि जो ये रेस थे, अब ये चाहते थे कि वो बाल्कन रीजन पे कंट्रोल कर ले, उसको कैप्चर कर ले, अब इनका राज चले, अब ये डोमिनेट करें. तो सोचो, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स तो हो ही रहे थे, अब ऊपर से एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो गए. नाउ ये रेस जो थे वो भी चाहते थे कि ये कंट्रोल करें. रीजन बिहाइंड, दे वांटेड टू इंक्रीज देयर पावर. नाउ चिल्ड्रन, एक क्वेश्चन है आप लोगों से कि ऐसा क्यों था कि जितने भी मोनार्क्स होते थे, किंग्स होते थे, ये सब वॉर्स क्यों करते थे? अगर ये रेस भी यहाँ थे तो ये भी इन पे कब्जा करना चाह रहे थे. रीजन क्या था? एक्चुअली पहले जो रीजन होता था ना, सिर्फ इतना होता था कि एक दूसरे के रिसोर्सेज को कैप्चर करना होता था. जब हम एक दूसरे के रिसोर्सेज को कैप्चर कर लेते हैं, टेरिटरीज को कैप्चर कर लेते हैं, उन पे अपना कब्जा जमा लेते हैं, तो वी बिकम मोर पावरफुल. तो यहाँ ये भी यही चाहते थे, रेज जो थे वो भी यही चाहते थे कि इन पे कब्जा कर ले और ये क्या कर ले, अपने पावर को इंक्रीज कर ले और ये अपने कंट्रोल को एक्सटेंड कर ले, एम्पायर अपना बड़ा कर ले. ये इनका मोटिव था. तो चिल्ड्रन देखो, अब जैसे हमारे खुद के ही घर में लड़ाई चल रही हो और बाहर वाला आके और लड़ने लगा, तो ये कौन सी सिचुएशन हो जाएगी? हर जगह कॉन्फ्लिक्ट नजर आएगा. अब अपने खुद के अंदर ही घर में लड़ाई चल रही है, अपन खुद घर के लड़ रहे हैं, तो बाहर वाले आके तो इजीली अपन को और तोड़ देंगे ना. तो यही हुआ, यहाँ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट भी था और ये आपका एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट हो गया और ये दोनों कॉन्फ्लिक्ट्स ने मिलकर, इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों कॉन्फ्लिक्ट्स ने मिलकर आपकी एक सीरीज बना दी वॉर की. एंड फाइनली इस सीरीज ऑफ वॉर ने किसको बर्थ दे दिया? क्या हुआ? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड. तो लड़ाई बढ़नी थी ना, ये तो लड़ाई बढ़नी थी. रीजन बिहाइंड, जब अंदर अपन लोग खुद ही लड़ रहे हैं और बाहर वाले आकर अपन पे भी हावी हो जाए, वो भी लड़ने लगे, तो ये तो बहुत बड़ी लड़ाई हो जाएगी. तो यहाँ यही सिचुएशन थी, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, एक्सटर्नल लोग भी आ गए, रेस भी आ गए इन पे कंट्रोल करने के लिए, ये भी एक कॉन्फ्लिक्ट हो गया और दोनों कॉन्फ्लिक्ट्स ने मिलके फाइनली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को स्टार्ट कर दिया. Now children, what happened after this? Meanwhile, many other countries in the world which had been colonized by European powers in the 19th century began to oppose imperial domination. It means कि जितनी भी छोटी छोटी जो कंट्रीज थी जिनको यूरोपियन पावर्स ने जिनके ऊपर कब्जा जमा लिया था, अब उन सब ने मिलके स्टार्ट कर दिया इंपीरियल डोमिनेशन को अपोज करना. उन्होंने कहा ये नहीं चाहिए हमको इंपीरियल डोमिनेशन. अब वो लोग भी लड़ने लगे, जो यूरोपियन पावर छोटे कंट्रीज पे, देशों पर कब्जा करके बैठे हुए थे. उन्होंने कहा ना, अब आप हम पे पॉलिटिकली भी नहीं और इकोनॉमिकली भी नहीं, कोई डोमिनेशन नहीं करेंगे. और चिल्ड्रन, ये जो नेशनलिज्म की फीलिंग थी इंटरनली एंड इंपीरियलिज्म जो था एक्सटर्नली, इन दोनों ने मिलकर बहुत लड़ाइयां की. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ और ये सीरीज ऑफ वॉर्स चलते रहे. फिर फाइनली 1914 में आके लोगों को ये रियलाइज हुआ कि नहीं, ये लड़ना इज नॉट द सॉल्यूशन. ऐसे हम लड़ते ही रहेंगे और लड़ाई
कैप्चर करके कुछ नहीं मिलने वाला है। एंड फाइनली लोगों ने एंटी इंपीरियल मूवमेंट स्टार्ट कर दिया, और जैसे ही ये स्टार्ट हुआ तो लोगों के अंदर अपने आप फीलिंग आने लगी, लोग अपने आप ही जानने लगे कि लड़ाई वड़ाई कॉन्फ्लिक्ट्स में कुछ नहीं रखा है, हमको अपना एक नेशन स्टेट चाहिए। और लोगों के अंदर कॉमन स्ट्रगल का सेंस, कॉमन आइडेंटिटीज, कॉमन कल्चर डेवलप होने लगा। सेंस ऑफ कॉमन स्ट्रगल, कॉमन आइडेंटिटी, कॉमन कल्चर किस तरफ ले जाता है? ये सारी चीजें ले जाती है नेशन स्टेट्स की तरफ। In the beginning only we studied in the chapter, in our first video, in the first part of this chapter, that nation state बनाने के लिए we need to have common identities, common struggle, common culture. So children, अल्टीमेटली पूरा पहिया घुमा फिरा के वहीं आया और लोगों ने ये डिसाइड किया कि अब इंडिविजुअल नेशन स्टेट्स बन जाएंगे। ऐसे ही हमारे बहुत सारे नेशन स्टेट्स बने, जिनमें से एक इंडिया भी था, जिसके ऊपर इंग्लैंड, ब्रिटेन राज करता था, डोमिनेट करता था। हमारे ऊपर ब्रिटिशर्स करते थे, तो हम भी क्या हो गए? नेशन स्टेट। हाउ? क्योंकि हमारे अंदर सेंस ऑफ कॉमन स्ट्रगल, कॉमन आइडेंटिटी, कॉमन कल्चर डेवलप हुआ। ऐसे ही पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मलेशिया, बहुत सारी कंट्रीज ऐसी थी जिनके अंदर ये फीलिंग्स आई और सब अपने अपने इंडिविजुअल नेशन स्टेट्स हो गए। सो चिल्ड्रेन, आई होप ये चैप्टर आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा। हाँ, थोड़ा लेंदी जरूर है, बट इस चीज का सोल्यूशन मैं आपके पास बहुत जल्दी लेकर आऊंगी। दैट इज कि मैं पूरा चैप्टर को एक वन शॉट वीडियो में कवर कर दूंगी। एंड चिल्ड्रेन, इस चैप्टर के एमसीक्यूज पार्ट को बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि नेहा मैम लेकर आने वाली है बहुत सारे एमसीक्यूज पर प्रैक्टिस। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पे हम बहुत प्रैक्टिस करने वाले हैं। एज बोर्ड हैज डिक्लेयर्ड दैट देयर विल बी 2 टर्म and both will be based on MCQs. So children, I hope you must have enjoyed my video. Please, colleague से, friend से, relative से, near and dear one से, किसी से भी भूलना नहीं कि आपको मेरे सारे वीडियो शेयर करने हैं, सब्सक्राइब करने हैं, ताकि आपको हिस्ट्री स्टोरी फॉर्म में याद रहे हमेशा के लिए। एंड होपफुली मैं ये बिल्कुल आशा करती हूँ आप लोगों से कि आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे और हिस्ट्री थोड़ी सी इजी लगने लगी होगी। हिस्ट्री का जो फियर है ना, वो थोड़ा सा भाग गया होगा। सो चिल्ड्रेन, बी कनेक्टेड टू माय चैनल, सब्सक्राइब माय चैनल। नेहा मैम विल बी बैक with a one shot revision video of this chapter, and we'll meet in the next video. Till then, bye, take care learners, and please do not forget to subscribe my channel. Bye bye.